चलिए जी, सो बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, आरटीपी मे 22 एडवांस अकाउंटिंग का। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, एएस के कर लिए, कंसोलिडेशन, अमेलगमेशन, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं ना। चलिए आइए अब आरटीपी मे 22 के ऊपर चलते हैं और अब हम करते हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चंस। पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन है जी आरटीपी में, दोनों के दोनों बुक के क्वेश्चंस हैं, पर हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे। पढ़िए जी। और हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें एक छोटी सी चर्चा भी करनी है मुझे आपके साथ, तो ये क्वेश्चन आप मेरे साथ ही करेंगे, ठीक है। पढ़िए जी। द फर्म ऑफ मैसर्स ओम हैज़ 4 पार्टनर्स ए बी सी एंड डी एज ऑन 31 मार्च 2021। इट्स बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोज। तो 4 पार्टनर हैं, बैलेंस शीट दी हुई है, कैपिटल अकाउंट दिए हैं ए बी और सी, डी का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, करंट अकाउंट भी दिए हुए हैं तो फिक्स्ड कैपिटल है, लोन फ्रॉम एनबीएफसी करंट लाइबिलिटीज़, लैंड बिल्डिंग ऑफिस इक्विपमेंट कंप्यूटर डेटर स्टॉक, कैश एट बैंक और अदर करंट एसेट्स। तो शायद आपको याद आ गया होगा, ये बुक का भी क्वेश्चन है। द पार्टनर्स हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:4:1:1. It has been agreed to dissolve the firm on 1/4/21 on the basis of following understanding. The following assets are to be adjusted to the extent indicated with respect to the book values. तो assets की realizable value दी हुई है, लैंड 200% पे बिकेगी, बिल्डिंग 120 पे, कंप्यूटर 70% पे, डेटर 95% पे, स्टॉक 90% पे। सो ध्यान से देखो, लैंड की वैल्यू दी हुई है, बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है, कंप्यूटर की वैल्यू दी हुई है, डेटर्स की वैल्यू दी हुई है, स्टॉक की वैल्यू दी हुई है, ऑफिस इक्विपमेंट की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, अदर करंट एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं दी हुई। कोई बात नहीं, शायद नीचे दे देगा, आगे चलते हैं। इन द केस ऑफ अ लोन द लेंडर्स आर टू बी पेड एट देयर इंसिस्टेंस अ प्री पेमेंट प्रीमियम ऑफ 1%। ये जो लोन है, क्योंकि हम फर्म डिसॉल्व करेंगे और लोन वापस करने जाएंगे, तो लेंडर कहते हैं 1% की प्री पेमेंट की पेनल्टी लगेगी आपको। अब ये प्री पेमेंट पेनल्टी क्या होती है कि आप अगर जल्दी पैसा देते हैं तो आपको पेनल्टी लग जाती है। लगेगा घोर कलयुग है कि एक तो मैं जल्दी पैसा दे रहा हूँ और ऊपर से मेरे पे पेनल्टी लगाई जा रही है। जी हाँ, ऐसे ही होता है। प्रैक्टिकली इतनी नहीं लगती प्री पेमेंट पेनल्टी, पर क्वेश्चन में है कि आपको 1% ज़्यादा देना पड़ेगा। डी इज़ इंसॉल्वेंट एंड नो अमाउंट इज़ रिकवरेबल फ्रॉम हिम। डी इंसॉल्वेंट है, किसी तरह का पैसा आप उससे रिकवर नहीं कर सकते। His father C, however, agrees to bear 50% of his deficiency. So पिताजी कह रहे हैं जी 50% तो मैं ही बेयर कर लूँगा। The balance of the deficiency is agreed to be apportioned according to the law. और कौन सा लॉ लगता है? गार्नर वर्सेस मरे का केस लगता है। सो 50% डेफिशिएंसी तो पिताजी बेयर करेंगे और बाकी गार्नर मरे के अकॉर्डिंगली कैपिटल रेशो में बांटा जाएगा। The assets are realized at agreed adjusted values. ये जो adjusted values हैं, इन्हीं पे ही assets को realize किया गया है। बहुत बढ़िया है। Assuming that the realization of assets and discharge of liabilities is carried out immediately, show the cash account, realization account and partners capital account including their current account. तो current account को capital account में ही transfer करके करना है। तो सवाल तो बहुत सिंपल है और मैं आपको दिखाऊं कि क्या ये बुक में सवाल है। बिल्कुल ये क्वेश्चन बुक का है। ये देखो, ये हमारी बुक आ गई, पर इसमें एक पंगा है छोटा सा, तो वो इसके लिए ये क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ। सो मैं बुक में दिखा दूँ कि कौन सा क्वेश्चन है। ये गार्नर वर्सेस मरे आ गया, देखो इसी में ही होना चाहिए। हाँ, ये रहा, ये एफ कपिल, एस कपिल, आर कपिल, हमारी बुक में ये नाम है ना। ये क्वेश्चन है, ये देखो, लैंड बिल्डिंग कंप्यूटर डेटर स्टॉक, सारा कुछ सेम है, सारा कुछ सेम है। फिगर्स में थोड़ा सा अंतर होता है बस, बाकी सारा कुछ नहीं। फिगर्स भी सेम है, ओहो फिगर्स भी सेम है, सारा कुछ सेम है, बस एक ही पंगा है बच्चे। क्वेश्चन ये देखो, यहाँ भी मार्क किया हुआ है कि ऑफिस इक्विपमेंट और अदर करंट एसेट्स की रिलाइजेबल वैल्यू नहीं दी हुई सवाल में। ये मैंने बोला ना, ऑफिस इक्विपमेंट और अदर करंट एसेट्स की रिलाइजेबल वैल्यू नहीं दी हुई क्वेश्चन में। और हमने क्लास में करवाया था
कि अगर किसी एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी हुई तो आप इसको ज़ीरो मान के चलिएगा। और हमने इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व किया था क्लास में, पर पता नहीं इंस्टीट्यूट को क्या हो गया, इस क्वेश्चन में उन्होंने इन दोनों को भी रियलाइज कराया है। बच्चे ये बहुत भयंकर समस्या है। तो क्या हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो चेंज कर दें? द आंसर इज नो। हम वो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे एक क्वेश्चन को देख के कॉन्सेप्ट थोड़ा बदले जाते हैं। इन्होंने ऑफिस इक्विपमेंट और अदर करंट एसेट्स को भी रियलाइज करवाया है, जबकि उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू दी नहीं हुई। हम क्लास में बोलते होते हैं अगर लाइबिलिटीज़ की रियलाइजेबल वैल्यू ना दी हो तो आप उसको पे करेंगे, कि लाइबिलिटीज़ तो आपको पे करने ही पड़ते हैं, पर अगर एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू ना दी हो तो आप उसको रियलाइज़ नहीं करते। हम मानते हैं उसकी ज़ीरो वैल्यू होगी, बट पता नहीं इस क्वेश्चन में इन्होंने रियलाइज़ कराया है। तो सर अब हमें क्या करना है? बच्चे याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि जिस देश में रहते हैं वैसा ही बन के रहना पड़ेगा कि अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप एसेट्स रियलाइज़ कराइए, अदरवाइज जो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है आप बिल्कुल भी एसेट्स रियलाइज़ ना कराइए। हाँ, इस क्वेश्चन में भी अगर आप एसेट्स ना रियलाइज़ कराएं, नीचे नोट दे के आ जाएं कि क्योंकि इन दोनों की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी हुई, मैंने नहीं रियलाइज़ कराए, सो टेक्निकली आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर सकता। पर हम टेक्निकली के चक्करों में पड़ेंगे नहीं, हमारे देश में कुछ भी हो जाता है। सो बेटर है अगर इन्होंने इस क्वेश्चन में रियलाइज़ कराया है तो आप भी एसेट्स को रियलाइज़ करवा लीजिए। पता नहीं क्यों करवाया है, क्योंकि कहीं लिखा तो हुआ नहीं है, क्योंकि कह रहा है एसेट्स एडजस्टेड वैल्यू पे रियलाइज़ हो रहे हैं, तो जिसके एडजस्टेड वैल्यू है ही नहीं तो वो हम कहाँ से लाएंगे बताओ। तो वैसे भी अपनी अजम्पशन है, बट बच्चे हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सो मैं ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करूँगा एज पर द इंस्टीट्यूट आंसर, जैसे इंस्टीट्यूट ने आंसर किया है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। सो 3 खाते हमसे मांगे हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट। सो ये थोड़ी सी नोक झोंक बच्चे हमारी और इंस्टीट्यूट की चलती रहती है, क्या कर सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बीच में इंक्लूड कर देने हैं। अगर ना बोलता तो हम लोग करंट अकाउंट अलग से बनाते और सारे एडजस्टमेंट्स किस में करते? करंट अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो 4 पार्टनर्स हैं। और लास्ट में आपको पता है बैंक अकाउंट बनता है। बैंक अकाउंट। चलिए जी, सो आइए। सो फर्स्ट स्टेप होता है बैलेंस शीट को बंद करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट बच्चे आपको पता है, जब मैं आरटीपी के क्वेश्चन करा रहा होता हूँ तो मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझाता, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो क्लास में, रिवीजन क्लास में या रेगुलर क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। आरटीपी में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, ठीक है। टू लैंड 50,000, टू बिल्डिंग 2,50,000, टू ऑफिस इक्विपमेंट 1,25,000, इवन फिगर्स भी वही हैं जो बुक में थे। टू कंप्यूटर्स 70,000, टू डेटर्स 4 लाख, टू स्टॉक 3 लाख। सो बैंक जाएगा बैंक अकाउंट में। बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000, टू अदर करंट एसेट्स, टू अदर करंट एसेट्स 22,600। फिर करंट अकाउंट डी का है, सो टू करंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस है ना डी का। सो ए बी सी और डी, ए बी सी और डी।
सो डी के करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है 87,400 है ना, यस 87,400। आगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल अकाउंट 2 लाख 2 लाख 1 लाख। फिर बाय करंट अकाउंट बाय करंट अकाउंट। अब ना इंस्टीट्यूट बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। सवाल में लिखा है कि पार्टनर्स कैपिटल बनाओ इंक्लूडिंग देयर करंट अकाउंट। अब इसका मीनिंग इन्होंने निकाला हुआ है कि करंट अकाउंट अलग से बनाए हुए हैं। अब क्या करें बताओ, मुझे तो समझ नहीं आता। यहाँ साफ ये बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पढ़ाएं कि याद करवाएं, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। सो यहाँ लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ इंक्लूडिंग देयर करंट अकाउंट। तो इंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है कि इसी में इंक्लूड कर दो। इन्होंने आंसर में अलग से बनाए हुए हैं। क्या करें बताओ, मतलब कहाँ जाएं, समझ नहीं आता कुछ भी। अब अलग से बनाएं, कोई बात नहीं, आप बीच में ही बनाते हो, चलो अलग से बना देते हैं, थोड़ा समझ ही आ जाएगा। सर आप तो इनके अकॉर्डिंगली चली जा रहे हो, तो मैं क्या करूं बच्चे, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। जब सीधी सी बात है, सब कुछ तो इंस्टीट्यूट के हाथ में ही है ना। तो फिर इससे क्या पता लगता है? पता ये लगता है कि करंट अकाउंट हमेशा ही अलग से बनाने हैं, बस बात ख़त्म। जो मर्जी हो जाए, करंट अकाउंट अलग से ही बनाने हैं। बच्चे यहाँ 2 चीज़ें होती हैं, एक तो कॉन्सेप्ट सीखो, फिर ये सीखो कि ये लोग क्या करते हैं और उस अकॉर्डिंगली आंसर करो। तो यहाँ से एक बात अब कंफर्म होगी कि करंट अकाउंट अलग से ही बनाने हैं, जो मर्जी लिखा हो। ऐसे ही है जी, ये क्या करें बताओ, कोई हल नहीं होता ना। जो ये लोग करते हैं फिर हम भी मान लेते हैं। चलो अच्छा है, इससे हमें करंट अकाउंट बढ़िया समझ में आ जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे करंट अकाउंट। 50,000, 1,50,000, 1,10,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 87,400। फिर 2 लाइबिलिटीज़ हैं। लाइबिलिटीज़ कहाँ जाती हैं? रियलाइजेशन में बाय लोन फ्रॉम NBFC 5 लाख, बाय करंट लाइबिलिटीज़ बाय करंट लाइबिलिटीज़ 70,000। मैं फिर से कह रहा हूँ, इससे एक बात अब कंफर्म होगी कि आपको करंट अकाउंट हमेशा अलग से बनाने ही बनाने हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए जी, तो स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। अब एसेट्स को रियलाइज़ करें। सो बाय बैंक अकाउंट, सबसे पहले लैंड रियलाइज़ हो रही है 200% पे, तो 50,000 का 200% हो गया 1 लाख। बिल्डिंग हो रही है 120% पे, सो 2.5 लाख प्लस 120% 5.5 लाख। आगे कंप्यूटर है 70,000 का 70% 49,000। उसके बाद डेटर्स 4 लाख का 95% 3,80,000। उसके बाद स्टॉक 3 लाख का 90% 2,70,000। और जो 2 एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी हुई, क्या उनको भी रियलाइज़ किया है? यस, किया है। उसके बाद आता है आपका ऑफिस इक्विपमेंट 1,25,000 बुक वैल्यू पे रियलाइज़ किया। और अदर करंट एसेट्स, तो इस क्वेश्चन में 2 पंगे निकले, देख लो 22,600। अब अगर ये सवाल आएगा तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, हमारे पास कोई चारा नहीं है। जितनी मर्जी बोली जाओ, कुछ नहीं कर सकते आप। जो इंस्टीट्यूट बोलेगा वो हम करेंगे। सो 1496,600 1496,600। बिल्डिंग है 2.5 लाख की है ना, प्लस 120, सर 2.5 लाख इंटू 120%, सॉरी बिल्डिंग 3 लाख आएगा, माफ़ करिएगा। सो दोबारा टोटल लगा लेते हैं। 4 लाख प्लस 49,000 प्लस 380 प्लस 270 प्लस 125 प्लस 22,600।
सो 1246,600 लाइबिलिटीज़ बच्चे पे कर देंगे। क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, बस एम्बिग्विटी है बस, और कुछ नहीं है। सो दो लाइबिलिटीज़ हैं, एक तो लोन फ्रॉम NBFC, उसमें 1% प्री पेमेंट पेनल्टी है। सो 5 लाख का 1% हो गया 5,05,000 प्लस 1% पे करना पड़ेगा। और एक है करंट लाइबिलिटीज़, वो तो बुक वैल्यू पे ही पे होंगे। लाइबिलिटीज़ तो हम सारी पे करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5,75,000। सो आइए बैंक अकाउंट में डाल दें। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5,75,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1246,600। चलिए जी, और तो कोई पॉइंट नहीं है। रियलाइजेशन का गेन लॉस निकाल लें। 5 लाख प्लस 70,000 1246,600 -50 -2.5 लाख -125 -70,000 -7 लाख -22,600 -575 गेन आ रहा है जी। ये तो पता है आपको, गार्नर बरे के क्वेश्चन में गेन आता नहीं होता, क्योंकि गेन में एक स्टेप कम हो जाता है ना। आप पार्टनर्स को घर से लॉस ऑफ रियलाइजेशन के बराबर पैसे लाने नहीं पड़ेंगे। तो अगर आप वो 2 अनरियलाइज्ड एसेट्स हटा दें तो लॉस ही आएगा। तो ये इन्होंने गड़बड़ करी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गेन आ नहीं सकता, ज़्यादातर हमारे क्वेश्चंस में गेन नहीं आता। और आपको पता है अभी ये करंट अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट A, B, C और D। हाँ जी, रेशो क्या है 4411 इंटू 4/10 9600 9600 2400 और 2400। सो करंट अकाउंट में डालते हैं। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 9600 9600 2400 और 2400। चलिए जी, अब डी का हिसाब करें तो डी की पहले डेफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए डी के करंट अकाउंट को पहले डी के कैपिटल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। बाय डीज कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आइए जी 87,400 माइनस 2,400 85,000। सो डी का कार्यक्रम हो गया ख़त्म करंट अकाउंट का। सो यहाँ पे टू डीज कैपिटल अकाउंट 85,000। अब डी की तो सारी डेफिशिएंसी है 85,000। सो आइए वर्किंग नोट बनाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डीज डेफिशिएंसी, ट्रीटमेंट ऑफ डीज डेफिशिएंसी। सो डेफिशिएंसी कितनी है 85,000। अगर तो पिताजी कुछ ना कहते तो ये सारे गार नंबर में बढ़ जाता, पर यहाँ तो लिखा है कि पिताजी 50% बेयर करेंगे। अब इसके पिताजी कौन है C माइनस बॉर्न बाय C इसका 50% बेयर करेगा 42,500। सो बाकी 42,500 गार्नर मरे के अकॉर्डिंगली बचेगा किसमें, सॉल्वेंट पार्टनर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस। सो बाकी तीनों पार्टनर सॉल्वेंट है, A, B और C तीनों पार्टनर सॉल्वेंट है, तीनों के क्रेडिट बैलेंस हैं। कौन सी रेशो में, कैपिटल रेशो में। और क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हैं तो आपको नॉर्मल कैपिटल रेशो लेनी पड़ेगी 2:1। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट्स होता है। सो इंटू 2/5 17,000 और 8,500। क्लियर हो गई बात। चलिए जी, सो आइए पहले 42,500। अब ये एडजस्टमेंट आपको करंट अकाउंट में करनी पड़ेगी। सो डी का बाय सीज करंट अकाउंट, पहले ये करंट अकाउंट में जाएगा ना, वहाँ से फिर ये कैपिटल अकाउंट में होके आएगा। सीज करंट अकाउंट 42,500 बाय करंट अकाउंट कितना कितना आता है 17 और 8,500।
17,000 सॉरी 17,000 17,000 और 8,500। क्लियर है। आप चाहें तो ये एडजस्टमेंट सीधा कैपिटल अकाउंट में भी कर सकते हैं। मैं पहले करंट में कर रहा हूँ, फिर वहाँ से मैं कैपिटल में ले आऊँगा, बिकॉज सारी एडजस्टमेंट जो होती हैं वो करंट अकाउंट के ज़रिए ही होती हैं। सो बाय एज करंट अकाउंट, बाय बीज करंट अकाउंट और बाय सीज करंट अकाउंट। अब दूसरा डिसीजन तो लगना नहीं कि जो सॉल्वेंट पार्टनर्स घर से कैश लेके आते हैं, बिकॉज लॉस तो है नहीं। सो करंट अकाउंट में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 17,000 17,000 और 8,500। आप चाहें तो ये सीधा कैपिटल में भी डाल सकते हैं। मैं हमेशा पहले करंट में डलवा के फिर उसकी एडजस्टमेंट करवाता हूँ। बस जी, अब कैपिटल अकाउंट को, करंट अकाउंट को बंद करिए और कैपिटल में ट्रांसफ़र करिए। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 50,000 प्लस 9,600 माइनस 17,000 42,600। अच्छा, सी में तो दो एंट्रीज आएंगी ना, 42,500 प्लस 8,500, सी में आएगा 51,000। $150 प्लस 9,600 माइनस 17,000 142,600। 1,10,000 प्लस 2,400 माइनस 51,000 61,400। बाय कैपिटल अकाउंट, बाय करंट अकाउंट 61,400, दूसरे का कितना है 142,600 और 42,600। चलिए जी, अब बाकियों का हिसाब कर दो, उनको पैसे दे दीजिए। टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, सो 242,600 ए को मिलेगा, बी को 342,600 मिलेगा और सी को 161,400 मिलेगा। सो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस वो जो एसेट्स रियलाइज मान लिए गए वो गलत हैं। 242,600 342,600 और 161,400। $746,600 लगाइए जी टोटल। 1321,600 बिल्कुल 1321,600। क्लियर है। सो कुछ खास नहीं था, बस ये ध्यान रखना, मैं नीचे नोट भी दे रहा हूं स्पेशली। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ office equipment and other current assets is not given, but still they are realized at book value. However, alternative assumption can be taken. आप अलग assumption ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम सवाल आ गया, आपको याद रहा तो फिर यही कर देना, नहीं तो फिर जो क्लास में किया है हमने वही करना है कि जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी होती उसको ज़ीरो मानते हैं। However, alternative assumption can be taken. क्लियर है। सो ये क्वेश्चन कराने का एक ही मकसद था, चलो आरटीपी का है वो तो हमने करना तो होता ही है, पर मेन पंगा दूसरा था। और दूसरी बात, हमेशा करंट अकाउंट अलग से बनाने हैं, चाहे इंक्लूडिंग लिखा भी हो, क्योंकि इन्होंने इंक्लूडिंग लिख के भी अपने आंसर में करंट अकाउंट अलग से बनाए हैं। सो आप भी हमेशा, आप पार्टनरशिप पूरे में याद रखिएगा, चाहे इंक्लूडिंग करंट अकाउंट लिखा है फिर भी आप करंट अकाउंट अलग से ही बना के आइएगा। चलिए लिख लीजिए इसको, पॉज करिए, ऊपर करेंगे।
पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए, सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके आप लिख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट तो थ्योरी क्वेश्चन है बच्चे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हमने थ्योरी क्लास में अच्छे से पढ़ी हुई है इसकी, और ये थ्योरी क्वेश्चन एक आ भी जाता है पेपर में कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एलएलपी, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एलएलपी में बी वाउंड अप वॉलंटरली और बाय द ट्रिब्यूनल। सो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको जो मैंने बुक में दिया हुआ है एलएलपी की थ्योरी के नोट्स, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे भी वो पढ़ के ही जाने होते हैं, हमने क्लास में भी आपको पढ़ाए हुए हैं, और ये एक 2-4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। सो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हमें इसका कुछ नहीं करना है। आइए नेक्स्ट करते हैं, अगला भी पार्टनरशिप का ही है। सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी। हमने अपडेशन ऑफ बैलेंस शीट का क्वेश्चन किया हुआ है क्लास में, 2 सवाल किए हुए हैं और एक क्वेश्चन है, और मैंने हमेशा बोला जब भी आता है यही आता है, ये भी वही है, और इसमें कुछ पंगा भी नहीं है। स्टिल हम रिवीजन करने के लिए कर लेते हैं। पढ़िए जी। यू एंड वी वर इन पार्टनरशिप विद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। द फर्म्स बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2021 फॉर 9 months वॉज। 9 महीने की बैलेंस शीट दी हुई है जी, ध्यान रखिएगा। प्लांट, बिल्डिंग, डेटर स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट 8,000 और 9,000, कैपिटल अकाउंट तो 2 पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस है। अच्छा कैपिटल भी दी हुई है, ड्राइंग्स भी दी हुई है। सन्ड्री, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, पार्टनर्स तो 2 ही हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे तो ये बैलेंस शीट है 31/12/2021, 9 महीने की। द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस वाज कैरिड ऑन टिल 31 मार्च 2022। 3 महीने तक उसने और भी काम किया। 3 महीने ही है, यस। यू एंड वी बोथ विथड्रू इन इक्वल अमाउंट half the amount of profit made during the current period of 3 months after charging depreciation 5,000 on plant and after writing off 5% of the building। वो कह रहे जो भी इस 3 महीने में उन्होंने प्रॉफिट कमाया है उसका आधा प्रॉफिट जो है उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। दोबारा पढ़ लीजिए। यू एंड वी बोथ विड्रॉ इन इक्वल अमाउंट हाफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड। जितना भी प्रॉफिट कमाया है उसका आधा उन्होंने विड्रॉ कर लिया है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 5,000 ऑन प्लांट एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ 5% ऑन द बिल्डिंग। 5,000 प्लांट की डेप्रिसिएशन लगा के और बिल्डिंग में से 5% माइनस करके। ध्यान रखना, वैसे तो ये डेप्रिसिएशन रेट पर एनम होता है, पर यहाँ आपको 5% पूरा राइट ऑफ करना है, 3 महीने का नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि सीधा ही लिखा हुआ है कि 5% राइट ऑफ कर दो, ये नहीं लिखा कि डेप्रिसिएशन का रेट 5% है। अगर डेप्रिसिएशन का रेट 5% होता फिर वो पर एनम होता और मैं 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगाता, बिकॉज हमें 3 महीने का अपडेशन करना है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिकॉज कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। During the current period of 3 months, creditors were reduced by 50,000, bank overdraft by 50,000, stock was valued at 24,000, debtors at 40,500 as on 31 मार्च 22। क्योंकि आपको अपडेटेड बैलेंस शीट बनानी है तो रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज दिए हुए हैं। अदर आइटम्स रिमेन द सेम एज ऑन 31/12/2021। जिनकी वैल्यू नहीं दी हुई वो वैल्यू सेम है। चलिए, सो पहला काम होगा कि हम अपडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च 2022 तक की। आगे ऑन 31 मार्च 2022 द फर्म सोल्ड इट्स बिजनेस टू यूवी लिमिटेड। लो जी, कंपनी को बिजनेस बेच दिया है। द वैल्यू ऑफ गुडविल वॉज एस्टिमेटेड एट 1,84,000 एंड रिमेनिंग एसेट्स वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 एक्सेप्ट बिल्डिंग एंड स्टॉक विच आर वैल्यूड एज बिलो। तो परचेज कंसिडरेशन आपको निकालनी पड़ेगी, उस दिन की गुडविल भी है,
बाकी सारे एसेट्स की वैल्यू 31 मार्च 2022 वाली है, सिर्फ बिल्डिंग और स्टॉक को छोड़ के। यूवी लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो पीसी नेट एसेट मेथड से निकालेंगे, शेयर्स में देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर विद नेसेसरी वर्किंग नोट्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022, चलो मांगा ही हुआ है, अपडेटेड बैलेंस शीट मांगी हुई है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोइंग द फाइनल सेटलमेंट बिटवीन देम, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। क्लियर है? सो अपडेटेड बैलेंस शीट बच्चे बनानी पड़ेगी, 2 बार बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ेगी। पता क्यों? क्योंकि उसने ना सवाल में बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 मांगी है। अब अपडेटेड बैलेंस शीट तो कभी टैली नहीं करती, हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। और यहाँ तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आता है या बैंक अकाउंट, और इस सवाल में प्रॉफिट आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उस 3 महीने में प्रॉफिट कमाया है, पर कितना प्रॉफिट है वो दिया नहीं हुआ। सो मैं 2 बार, एक बार वर्किंग नोट में बैलेंस शीट बनाऊंगा, फिर कैपिटल प्रॉफिट निकालूंगा वर्किंग नोट में, फिर कैपिटल अकाउंट करेक्ट करके बनाऊंगा, और फिर 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट मैं दोबारा बना के दिखाऊंगा। सो ये ध्यान रखिएगा, आपको डबल अगर ये बैलेंस शीट ना मांगी होती तो फिर मैं सिर्फ वर्किंग नोट में ही अपडेटेड बैलेंस शीट बना देता। अब हमने क्लास में जो क्वेश्चन किया है वहां ये बैलेंस शीट मांगी नहीं हुई सवाल में, सो हम वर्किंग नोट में ही बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट निकाल देते हैं, बात खत्म। पर यहाँ अब आपको 2 बार काम करना पड़ेगा, एक बार वर्किंग नोट में बैलेंस शीट बना के प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, प्लस आपको दोबारा से, क्योंकि बैलेंस शीट में कैपिटल चेंज हो जाएगी, सो आपको दोबारा से कैपिटल अकाउंट बना के कैपिटल का बैलेंस भी निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? चलिए आइए फिर। सो पहले हम वर्किंग नोट ही बना लेते हैं। सो वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे? क्योंकि वो 3 महीने का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, तो पहले आपको वर्किंग नोट बना के प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है जितना भी प्रॉफिट कमाया है उसमें से आधा विड्रॉ कर लिया है, पर कमाया कितना है ये दिया हुआ नहीं है, और इसके लिए हम बनाएंगे क्या? अपडेटेड बैलेंस शीट। आप वर्किंग नोट से भी कर सकते हो, पर इससे ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, इससे अच्छा समझ में आ जाता है। तो 2 बार बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी जी, ये ध्यान रखिएगा। अपडेटेड बैलेंस शीट, तो जो बोला गया है वो करते चले जाएंगे। प्लांट में से कह रहा था 5000 हमने राइट ऑफ किया है इन 3 महीने में, सो अपडेटेड बैलेंस शीट का सिमिलर क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है। 185,000 माइनस 5,000, सो 1,80,000। बिल्डिंग में से 5% राइट ऑफ किया है, तो 3 महीने का नहीं करेंगे, हम भी सीधा 5% ही राइट ऑफ कर देंगे। अगर डेप्रिसिएशन रेट दिया होता फिर मैं 3 महीने की ही डेप्रिसिएशन लगाता, पर यहाँ सीधा लिखा है कि 5% आप राइट ऑफ कर दीजिए। डेटर्स की वैल्यू दी हुई है शायद नीचे कि 31 मार्च को डेटर्स कितने थे? क्रेडिटर्स वर रिड्यूस बाय स्टॉक 24,000, डेटर्स 40,500। सो डेटर्स हैं 40,500। स्टॉक कितना है? स्टॉक है नीचे दिया हुआ था 24,000। प्रॉफिट एंड लॉस तो बच्चे हमें पता नहीं, सो वो तो हम लिख नहीं सकते। पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट वो हम एज इट इज़ लिख देते हैं, जिसके बारे में कुछ नहीं पता उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट यू और वी 8,000 9,000, सो ये आ गया 17,000। एक काम करते हैं ना, प्रॉफिट लॉस भी लिख ही डालते हैं, क्योंकि हमें तो बैलेंसिंग फिगर जो प्रॉफिट निकालना है जो दिया हुआ है वो तो हम ले ही सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बच्चे जिसकी कोई वैल्यू नहीं दी हुई उसको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा ना, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, सिमिलर चीज़ क्लास में की हुई है हमने, सिर्फ एक रिवाइज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। 1,50,000 और 1,80,000, सो 3,30,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स, नीचे कह रहा था क्रेडिटर्स वर रिड्यूस्ड बाय 50,000,
सो 90,000 माइनस 50,000, सो क्रेडिटर्स आ गए आपके कितने 40,000। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 50,000 से कम कर दीजिए 83,000 माइनस 50,000, सो बैंक ओवरड्राफ्ट आता है आपका 33,000। अब क्या प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा? बच्चे दो चीज़ें मिसिंग हैं, यहाँ पे प्रॉफिट भी मिसिंग है और ड्राइंग्स भी तो मिसिंग है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि जितना भी प्रॉफिट कमाया है हाफ विड्रॉ कर लिया है। अब मन में आएगा सर ड्राइंग्स दी तो हुई हैं और ये तो पुरानी है, उन 3 महीनों की ड्राइंग्स नहीं है। अगर सिर्फ प्रॉफिट निकालना होता तो प्रॉफिट तो बैलेंसिंग फिगर आ जाता, पर यहां प्रॉफिट भी मिसिंग है और ड्राइंग्स भी मिसिंग है, बिकॉज जितना प्रॉफिट कमाया उसका आधा विड्रॉ कर लिया। तो अगर प्रॉफिट x है तो ड्राइंग्स x/2 है, क्योंकि सवाल में साफ साफ लिखा है कि पार्टनर्स विड्रू इन इक्वल अमाउंट हाफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द करंट पीरियड। जितना भी प्रॉफिट कमाया उसका आधा विड्रॉ कर लिया, और बैलेंस शीट के दोनों साइड आपको पता है मैच होते हैं, सो यहां दोनों साइड्स को मैच करा के हमें x निकालना पड़ेगा। सो 3,30,000 प्लस 40,000 प्लस 33,000, तो 4,03,000 प्लस x। ये हमारा करने का तरीका है, इंस्टीट्यूट का थोड़ा अलग तरीका है, ये इजी है। प्लस 95,000 प्लस 40,500 प्लस 24,000 प्लस 17,000 प्लस 60,000, 4,16,000 प्लस x/2, ठीक है ना। सो x माइनस x/2 इज इक्वल टू 4,16,000 माइनस 4,03,000। ये बच्चे 4,16,500 है, माफ़ करिएगा वो कैलकुलेशन में एरर हुई, 416,500 है ना। तो x आ गया आपका 27,000। सो प्रॉफिट है आपका 27,000। तो ड्राइंग्स कितने हो गए? ड्राइंग्स हैं आपके आधे, 27,000 डिवाइड बाई 2 13,500, और दोनों ने इक्वल विड्रॉ किया है। कह रहा है पार्टनर विड्रॉ इन इक्वल अमाउंट, तो बताओ u और v ने कितना कितना विड्रॉ किया होगा? 6,750 और 6,750, ये करना है। क्लियर है? सो ये प्रॉफिट हमारा निकालना हमारा काम था। अब हम बच्चे इनका कैपिटल अकाउंट भी बना दे, सॉरी बैलेंस शीट बना देंगे। हालांकि उससे पहले मुझे कैपिटल अकाउंट की ज़रूरत है, पर वो बैलेंस शीट में एडजस्ट कर दूंगा, कोई बात नहीं। तो सब पॉइंट 1 में बनाते हैं, ये बैलेंस शीट ही बनी है जी। बस इसको अब कैपिटल को ठीक ढंग से मैं एक काम करता हूँ फिर, या फिर मैं कैपिटल अकाउंट भी बना देता हूँ पहले, फिर 2 बार कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे हमें। हाँ तो ठीक है, फिर क्या हो गया, पहले कैपिटल अकाउंट भी बना देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 31 मार्च 22 बिफोर डिसोल्यूशन, क्योंकि बिफोर डिसोल्यूशन अगर बैलेंस शीट बनानी है तो बिफोर डिसोल्यूशन हमें कैपिटल अकाउंट भी तो चाहिए ना। सो इसके बिना बैलेंस शीट कैसे बनाऊंगा? मैं फिर कह रहा हूँ, ये हमें बुक के क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ी थी, जो क्वेश्चन हमने क्लास में किया था वहाँ सिर्फ अपडेटेड बैलेंस शीट बनाई थी और उसके बाद हमने क्वेश्चन कर दिया था। पर क्योंकि यहाँ वो 31 मार्च वाली बैलेंस शीट मांग ली है, इसके लिए मुझे कैपिटल अकाउंट बिफोर डिसोल्यूशन बनाने पड़ रहे हैं। सो ब्रॉड डाउन बैलेंस 1,50,000, 1,80,000, एक ड्राइंग्स सवाल में दी हुई हैं, 2 ड्राइंग्स 8,000, 9,000, एक क्वेश्चन में पीएल का बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस। सो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्वल रेशियो है, तो 30,000 और 30,000। एक प्रॉफिट आपने निकाला बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 27,000, तो आधा आधा 13,500, 13,500। एक ड्राइंग्स आपने और निकालनी 3 महीने की 6,750 और 6,750। तो बिफोर डिसोल्यूशन ये कैरिड डाउन बैलेंस आपके पास निकल के आ गया। इसके बगैर मैं बैलेंस शीट नहीं बना पाता। 118,750। सो देखो क्वेश्चन चाहे बुक वाला सेम ही होता है,
पर रिक्वायरमेंट्स तो अलग हो सकते हैं ना, जैसे इस सवाल में एक बैलेंस शीट अलग से मांग ली 147750। चलिए अब हम फेयर क्वेश्चन करते हैं। तो सब पॉइंट ए, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। तो एसेट्स लाइबिलिटीज़ जो ऊपर अपडेटेड बैलेंस शीट बनाई है वहाँ से देखेंगे, और कैपिटल अकाउंट जो अभी बनाए हैं कैपिटल वहाँ से देख लेंगे। चलिए जी, तो सबसे पहले प्लांट 180, बिल्डिंग 95,000, प्लांट 1,80,000, बिल्डिंग 95,000। उसके बाद डेटर्स 40,500 और स्टॉक 24,000। डेटर्स 40,500 और स्टॉक 24,000। बस 4 ही एसेट्स हैं। कैपिटल अकाउंट यू और वी जो अभी निकाले 118750 और 147750। 118750, 266,500। आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, वो भी ऊपर निकाले थे हमने 40,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 33। इस तरीके से आपको ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। सर ऊपर बैलेंस शीट बनाई तो थी, वो कंप्लीट बैलेंस शीट थोड़ा थी, वो तो प्रॉफिट निकालने के लिए बनाई थी। अब ये क्लीन बैलेंस शीट है, देखो इसमें सब कुछ है, प्रॉपर ढंग से है। सो इसलिए ये डबल काम हुआ, क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा करने को बोला था। $339,500। चलिए जी, अब हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बी। सो क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, रिक्वायरमेंट जो थी वो थोड़ी सी अलग थी। सो रियलाइजेशन अकाउंट, अब तो कंपनी बना दी तो इजी सवाल है। कन्वर्जन टू कंपनी के बहुत क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए हैं। सर फिर से कैपिटल अकाउंट, हाँ तो अब तो कैपिटल अकाउंट सेटल भी तो करने पड़ेंगे ना। क्या बैंक अकाउंट बनेगा? नहीं, क्योंकि सारा कुछ ही टेकन ओवर है। वैसे बैंक है भी नहीं, पर कंपनी है, सब कुछ टेकन ओवर है, तो बैंक अकाउंट अलग से ज़रूरत नहीं है। यू और वी, यू और वी। चलिए जी, स्टेप 1, क्लोज द बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट? ये वाली बैलेंस शीट जो 31 मार्च को बनाई है। 2 प्लांट 1,80,000, 2 बिल्डिंग 95,000, 2 debtors 40,500, 2 stock 24,000, by creditors 40,000, सब कुछ ही टेकन ओवर है। बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 33,000। कैपिटल 118750 ब्रॉड डाउन 118750 और 147750। चले जी, परचेज कंसिडरेशन निकाल लें। सारे एसेट्स लाइबिलिटीज टेकन ओवर है। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो सब बुक वैल्यू पे टेकन ओवर है, सिर्फ बिल्डिंग और स्टॉक को छोड़ के। तो प्लांट 1,80,000, बिल्डिंग है 1,20,000, बिल्डिंग 1,20,000, स्टॉक है 36,000। डेटर्स भी बुक वैल्यू पे टेकन ओवर होंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ, 40,500 और एक गुडविल भी है 1,84,000।
माइनस लाइबिलिटीज सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 33,000। लो जी, दिस इज योर परचेज कंसिडरेशन। $487,500। तो बताओ कितने शेयर्स इशू होंगे? 10 का एक। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 10 रुपये का एक शेयर इशू किया जाएगा। सो 487,500 डिवाइड बाय 10। अब ये किस रेशो में बटेंगे? ये आपको थोड़ा बांटने हैं, क्योंकि सिर्फ एक शेयर्स ही बांटने हैं तो अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, उसका हमें कुछ भी नहीं करना है। चलिए जी, सो बाय। कंपनी का नाम क्या है? यूवी लिमिटेड, 487,500। चलिए रियलाइजेशन का गेन लॉस निकाल लें। $2,21,000 का रियलाइजेशन का गेन आ रहा है। टू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यू और वी 110,500 और 110,500 बाय रियलाइजेशन अकाउंट 110,500 और 110,500। चलिए इनको शेयर्स दे दे बस, और कुछ भी नहीं है। तो 2 शेयर्स इन यूवी लिमिटेड, क्योंकि एक ही चीज़ बांटने को है तो अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। 229,250 और 258,250। अब इन दोनों का टोटल कर लो। 258,250 प्लस 229,250 487,500 एग्जैक्टली मैच कर गया। ठीक है ना, वो करेगा ही करेगा। अगर एक ही चीज़ है आपके पास बांटने को तो वो मैच करेगा ही करेगा। सो क्वेश्चन बुक का था, पर ध्यान रखिएगा रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग होने के कारण हमें थोड़ी सी मेहनत इसमें ज़्यादा करनी पड़ी, बैलेंस शीट एक अलग से बना के दिखानी पड़ी, नहीं तो हम वर्किंग नोट में प्रॉफिट निकाल के सीधा सवाल कर देते। ठीक है, चलिए। सो इस तरह से अगर पूछा जाएगा तो आप भी पेपर में 2 बार काम करेंगे। चलिए पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए, सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आरटीपी का। तो ये क्या बोल गया? सो अकाउंटिंग फॉर इसॉप्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस का सम है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहले एक थ्योरी है, डिफाइन द टर्म वेस्टिंग क्या होता है, ग्रांट डेट क्या होता है और एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है। अच्छे से पढ़े हुए हैं। वेस्टिंग होता है कि जब आपका एक्सरसाइज पीरियड पूरा हो जाता है, देन द ऑप्शन बिकम्स द वेस्टेड ऑप्शंस, तो उसी को वेस्टिंग बोलते हैं। ग्रांट डेट, द डेट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई फॉर द स्टॉक ऑप्शंस इज कॉल्ड द ग्रांट डेट। तो ग्रांट डेट पे कोई एंट्री भी पास नहीं होती। एक्सरसाइज प्राइस इज द प्राइस एट विच द एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज द ऑप्शंस। ठीक है ना। सो ये तो थ्योरेटिकल है, लिखा हुआ है नोट्स में। आइए इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है छोटा सा, वो देख लेते हैं। पढ़िए जी। नूर लिमिटेड हैज इट्स शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। On 1/1/21 it granted 4,000 employee stock options at 40 per share, तो 4,000 ऑप्शंस उसने दे दिए। When the market price was 60 per share, तो 60 वाली चीज़ 40 की दे रहे हैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 20 रुपये आ रही है। फेयर वैल्यू पर ऑप्शन इज़ 20, क्योंकि फेयर वैल्यू गिवन है तो सवाल फेयर वैल्यू से किया जाता है।
दी ऑप्शंस वर टू बी एक्सरसाइज बिटवीन 15 मार्च 21 एंड 31 मार्च 21। तो ये तो नॉर्मल वाला सवाल है से एक 21 को ऑप्शंस दिए और 3 महीने के अंदर ही आपको डिसाइड कर एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है। द एम्प्लॉयज़ एक्सरसाइज देयर ऑप्शंस फॉर 2500 शेयर्स ओनली एंड द रिमेनिंग ऑप्शंस लैप्स्ड। सो एम्प्लॉयज़ ने 2500 ऑप्शंस को ही एक्सरसाइज किया और बाकी सारे ऑप्शंस लैप्स हो गए। तो मैंने इस क्वेश्चन को, ये बुक में है, ये क्वेश्चन मैंने 2 तरीके से कराया हुआ है। पहला होता है कि आप 4000 शेयर्स का खर्चा बुक करके 1500 का रिवर्स कर दो। दूसरा होता है कि आप बुक ही 2500 का करो। सो बेटर है हम 2500 वाला ही करें, बिकॉज इंस्टीट्यूट वही करता है। ये 4000 हमारे किसी काम का नहीं होता। द कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज विद नरेशन एज वुड अपेयर ऑन द बुक्स ऑन 31 मार्च 2021। सो ये हमने क्लास में किया हुआ है, दिखा दूं आपको। ये वाला क्वेश्चन है, कोई भी सवाल देख लीजिए उसमें ये वाला सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है। देखो ये 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपको ऑप्शन मिल रही है एक्सरसाइज की। सो बुक में किया हुआ है। सो बहुत ज़्यादा समझाने के चक्कर में हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, सीधा एक बार कर लेते हैं बस, क्योंकि आरटीपी का है तो करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3B, जर्नल एंट्रीज। सो 2 तरीके होते हैं कि 4000 का खर्चा बुक करो, 2500 को एक्सरसाइज कराओ, बाकी खर्चा रिवर्स कर दो, या फिर बुक ही 2500 करो। सो इंस्टीट्यूट ज़्यादातर 2500 वाला ही करता है। सो आइए, पहली एंट्री होगी जी 15 मार्च 2021 को, या 15 मार्च टू 31 मार्च 2021, कोई भी डेट हो सकती है इस दौरान, ठीक है ना। सो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट, टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस अकाउंट। सो आप एक भी एंट्री बना सकते हैं, हमारी आदत होती है कि हम 2 बनाते हैं। सो 2500 इंटू इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू सेम ही है, 60 माइनस 40 यानी कि 20, 50,000। सो ये खर्चा बुक हो गया। अब ऑप्शंस को एक्सरसाइज करा दें, सेम इसी दौरान कभी भी एक्सरसाइज हो सकती हैं। पहले उनसे पैसे ले लें, बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा पहले इसकी नरेशन डाल दें, बीइंग एक्सपेंस रिकॉर्डेड। अब इसी दौरान वो कभी भी पैसे दे सकते हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इसॉप अकाउंट। अब 2500 इंटू एक्सरसाइज प्राइस कितना है 40, 1 लाख, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। इसमें बढ़िया क्वेश्चन होता है जिसमें वेस्टिंग पीरियड बड़ा होता है ना, फिर हम हर साल का खर्चा निकालते हैं। वो बड़े सारे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन एक्सरसाइज करा दें। इसॉप अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2500 शेयर 10 रुपये का एक होगा। यस, फेस वैल्यू 10 रुपये है, 25,000, और बाकी क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,25,000, बीइंग ऑप्शंस अलॉटेड। और लास्ट में खर्चे को पीएल में ट्रांसफ़र कर दो। ये तो 31 मार्च को ही होगा 2021। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट, कितना है 50,000। सो ये तो मतलब सबसे इजी क्वेश्चन उठा के आरटीपी में डाला हुआ है, वैसे पेपर में भी ये बहुत बार आया है। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, ठीक है जी। सो कुछ भी नहीं था इसमें, लिख लीजिए जल्दी। पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, चलिए। सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। बायबैक के चैप्टर में मेन पॉइंट होता है कि कितने शेयर्स मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं, है ना, जिसमें वो रिसोर्स टेस्ट होता है, डेट इक्विटी टेस्ट होता है, जो हमने डिटेल में क्लास में अच्छे से किया हुआ है, ठीक है ना। बट इसमें तो वो भी नहीं मांगा हुआ, बहुत ही सिंपल सवाल है, पढ़िए। कॉम्प्लिकेटेड लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च। इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज फुली पेड अप, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, दिस इज नथिंग बट इसॉप अकाउंट, और ये कहाँ आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में, शेड्यूल 3 में हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, अनपेड डिविडेंड, 12% डिबेंचर, एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये अमेंडमेंट में कवर हो जाएगा। पहले हम इसको करंट लाइबिलिटीज में दिखाते थे, अब इसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में दिखाएंगे। शेड्यूल 3 की अमेंडमेंट आई होप सो आपने अटेंड कर ली होगी, जो यूट्यूब पे लेक्चर पढ़ा हुआ है। सो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को पहले अदर करंट लाइबिलिटीज में दिखाते थे, अब इसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में दिखाना है, ये ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ड्यू फॉर रिफंड, ये अदर करंट लाइबिलिटी है। पीपीई और करंट एसेट्स। कंपनी वांट्स टू बाय बैक 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 25,000 शेयर बायबैक करना चाहता है ऑन 1/4/2021 एट अ 15 पर शेयर। सो बायबैक प्राइस है 15 रुपये। बायबैक ऑफ शेयर इज ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स एंड नेसेसरी रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड बाय द कंपनी फॉर दिस। तो रेजोल्यूशन भी पास कर दिया, आर्टिकल में भी ऑथोराइज्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द बायबैक ऑफ शेयर बाय द कंपनी इज ऑल्सो विद इन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। वो कह रहा है जी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब आपको ये चेक नहीं करना कि ये 25,000 बायबैक हो सकता है कि नहीं हो सकता, तभी तो मैंने बोला ये ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। द बायबैक ऑफ शेयर्स इज ऑल्सो विद इन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो जो बायबैक है वो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अंतर्गत ही हो रहा है। The payment for buyback of share was made by the company out of sufficient bank balance available shown as the part of current assets। तो कह रहा है करंट एसेट्स में बहुत पैसा पड़ा है, वहीं से हमने जो है वो पेमेंट कर दी है। You are required to prepare necessary journal entries towards buyback and prepare balance sheet of the company after buyback। So जो मेन पॉइंट होता है बायबैक के चैप्टर में, कि जहां आपको ये देखना होता है कि ये जो 25,000 शेयर बायबैक हो रहे हैं ये सही है कि गलत है, वो पॉइंट तो है ही नहीं। तो सिंपल एंट्रीज करनी है बस, कुछ भी नहीं करना है सवाल में, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 4, जर्नल एंट्रीज। चलिए, डेबिट क्रेडिट। सो पहली एंट्री होती है अमाउंट ड्यू करने की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना है, 25,000 शेयर बायबैक करने हैं, 10 रुपये का एक, 2.5 लाख। अब दे रहे हैं 15, तो लॉस ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट प्रीमियम भी बोल सकते हैं। 15 रुपये दे रहे हो तो 5 रुपये का प्रीमियम दे रहे हो, 1,25,000। 2, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, नाम कुछ भी रख सकते हैं, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, जो मर्जी नाम रख सकते हैं। 3,75,000 बीइंग अमाउंट ड्यू। नंबर 2, CRR बनाना पड़ेगा। कहाँ से बनाएं, रेवेन्यू रिजर्व से बना देते हैं। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, कितना बनाना होता है, फेस वैल्यू के बराबर 2.5 लाख, बीइंग CRR
क्रिएटेड। थर्ड, लॉस को राइट ऑफ करना है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से कर देते हैं। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन बायबैक 1,25,000 being लॉस रिटर्न ऑफ, और लास्ट में पेमेंट कर दें इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,75,000 being amount paid। ठीक है जी। सो ये होगी जी आपकी एंट्रीज। तो इससे आसान कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता कि ये भी नहीं पूछा हुआ कि बताओ बायबैक चेक तो कर लो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है वगैरह। सही है, बैलेंस शीट बना दीजिएंगे जी। नोट्स नहीं बनाएंगे बिकॉज सवाल ने मांगे नहीं है नोट्स, तो बैलेंस शीट में ही सब कुछ एडजस्ट कर देंगे। चलिए जी। सो वो अमेंडमेंट अटेंड करनी बहुत ज़रूरी है, शेड्यूल 3 वाली, ये ध्यान रखिएगा। जिसने अटेंड नहीं करी शेड्यूल 3 की अमेंडमेंट वो फंस गया समझो। चलिए जी। तो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स, क्योंकि वो बैलेंस शीट ही गलत बना के आएगा पेपर में। शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, अब कितनी शेयर कैपिटल है आपकी? 13,50,000 में से आपने बायबैक कर लिया 2.5 लाख का, तो शेयर कैपिटल बची 11 लाख। तो मैं नोट्स नहीं बना रहा ना, बाकी बनाने को बना सकते हो पर ज़रूरत नहीं है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट्स वहीं बनाने चाहिए जहाँ क्वेश्चन कहे, ऐसे तो हम हर क्वेश्चन में ही नोट्स बनाते रहेंगे। चलिए, सबसे पहले इसॉप अकाउंट 4 लाख, रेवेन्यू रिज़र्व, इसमें से CRR बनाया है आपने, सो 15 लाख माइनस 2.5 लाख 12,50,000, फिर CRR लिख देंगे 2.5 लाख। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ऐसे तो है 2.5 लाख, पर आपने राइट ऑफ किया है लॉस, कितना? 1,25,000 का। सो बचा कितना? 1,25,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बड़ा कुछ है जी, 2.5 लाख। कैपिटल रिजर्व 2 लाख। सो काफ़ी कुछ है रिजर्व एंड सरप्लस में। आगे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में डिबेंचर्स दिए हुए हैं, है ना, और एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, दो चीज़ें हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़, इसमें सब हेडिंग आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सबसे पहले 12% डिबेंचर्स। पता है ये सेम क्वेश्चन बुक में है, पर वहाँ चेक करने को बोला हुआ है कि बताओ ये एज़ पर कंपनी लॉ है कि नहीं, तो फिर हम वो तीनों टेस्ट लगा के चेक करते हैं, पर यहाँ तो कुछ बोला ही नहीं है। और एक है एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, लॉन्ग टर्म लिखा है, ना भी लिखा हो तो हम लॉन्ग टर्म मान सकते हैं। एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज 10 लाख। देन करंट लाइबिलिटीज़, सबसे पहले अब इसमें आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, वो करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म लोन वाला। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, सो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग 16,50,000। ये अमेंडमेंट आ गई आपकी। करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग 16,50,000। और लास्ट है अदर करंट लाइबिलिटीज़, काफ़ी सारी हैं। अदर करंट
लाइबिलिटीज। अब अदर करंट लाइबिलिटीज में एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल, एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल 2 लाख हैं बस, और भी तो कुछ होगा। अनपेड डिविडेंड 1 लाख। तो क्वेश्चन ने बैलेंस शीट नहीं बना के दी, आपको ध्यान रखना, आपको हर चीज़ अपने ढंग से ही बनानी है, ऐसे ही आना चाहिए ना। अगर सवाल बैलेंस शीट बना के दे दे तो आप तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो आजकल ये नया ट्रेंड चलाया है इंस्टीट्यूट ने, वो खुद नहीं बैलेंस शीट बना के देता, वो कह रहे खुद फॉर्मेट फॉलो करो। $84 लाख। एसेट्स तो 86,50,000 माइनस बैंक बैलेंस कितना 375, 8275 आना चाहिए। क्या नहीं किया हमने, कोई गलत किया? 1 मिनट, टोटल दोबारा लगा लेते हैं। CRR बनाया 2.5 लाख का, 15 में से 2.5 माइनस कर दिया, ठीक तो है। टोटल टैली क्यों नहीं हो रहा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो 1,25,000 है, माफ़ करिएगा। एसेट साइड से टैली नहीं हो रहा था ना, यहाँ गलती थी। दोबारा टोटल लगाना पड़ेगा। क्लैरिकल एरर बच्चे बहुत होते हैं। $82,75,000। अब ठीक है। अब एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स, PPE कितना है 46,50,000। एंड देन करंट एसेट्स वो सीधे दिए हुए हैं, करंट एसेट्स 40 लाख। अच्छा, माइनस बैंक बैलेंस ना 3,75,000। सो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। 36,25,000। $82,75,000। क्लियर है? सो कुछ भी नहीं था इसमें तो क्लियर। मेन तो बैलेंस शीट के हेड थे और ये अमेंडमेंट वाला पॉइंट, ये गलती ना हो, ये पक्का पेपर में आने वाला है, क्योंकि उसको पता है जिसने अमेंडमेंट नहीं पढ़ी वो इसको भी अदर करंट लाइबिलिटीज में दिखाएगा। ठीक है, लिखिए इसको जल्दी। सो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो बच्चे सीखने को मिल ही जाता है। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए, सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स क्लास में हमने किया था, इसका थ्योरी भी की थी, थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाता है और एक ही प्रैक्टिकल है, और हर आरटीपी में वो प्रैक्टिकल होता है, और ये स्टडी मटेरियल का भी प्रैक्टिकल है, क्लास में भी किया हुआ है। सो पहले थ्योरेटिकल है, एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स एज पर द कंपनी रूल्स। सो वो तो मैंने थ्योरेटिकली क्लास में आपके साथ डिस्कस कर दिया था। आइए बी प्रैक्टिकल फिर से एक बार देख लेते हैं।
हालांकि हर आरटीपी में, स्टडी मटेरियल में, क्लास में ये सम कराया हुआ है और ये पेपर में भी आया हुआ है। पढ़िए जी। L, M, N and O hold equity capital in the proportion of 30-30-20-20 in Hill Limited. X, Y, Z and K hold preference share capital in the proportion of 40-30-20 और 10। सो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि वैसे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, वो सिर्फ अपनी ही मीटिंग में वोट करते हैं, जनरल मीटिंग में वोट नहीं कर सकते। पर अगर आप 2 साल तक उनका डिविडेंड पे नहीं करते तो फिर उनको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, बिकॉज उनको प्रेफरेंस होती है कि उनको डिविडेंड पहले मिलेगा और आप डिविडेंड दे ही नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे? हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है, तो फिर उनको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। तो ये वोटिंग राइट्स वो निकलवाता है आपसे कि बताओ किसका कितना प्रोपोर्शन है। सो एल, एम, एन, ओ के पास इक्विटी है इस रेशो में और एक्स, वाई, जेड और के पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं इस रेशो में। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स in case of resolution of winding up of the company if paid up capital of the company is 60 lakh and preference share capital is 30 lakh। सो पेड अप कैपिटल है 60 लाख, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल है 60 लाख और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 30 लाख, है ना। सो ये 2:1 की रेशो में आपकी शेयर कैपिटल जो है वो आती है। क्लियर है? तो ये सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है कि आपको क्या निकाल के दिखाने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट्स निकाल के दिखाने हैं और कुछ नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल का 30 × 2/1, 30 × 2/1, 20 × 2/1 क्लास में किया हुआ है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 40 × 1/3, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की रेशो 1/3 है। इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की रेशो 2:1 है, तो ये वोटिंग राइट्स को 2:1 की रेशो में बांटना होता है बस, तो और कुछ भी नहीं होता। आइए एक बार फिर से करा देते हैं, हालांकि अच्छे से ये किया हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ वोटिंग राइट्स, कैलकुलेशन ऑफ वोटिंग राइट्स। सो L, M, N, O है ना, यस, X, Y, Z और K। तो L का हिस्सा है 30/100, है ना, 30/100 इंटू 2/3, क्योंकि इक्विटी के शेयर कैपिटल 2 है और वो 1 है, तो सबको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर 30/100 इंटू 2/3, मैथ्स का क्वेश्चन है ये। फिर 20/100 इंटू 2/3, फिर 20/100 इंटू 2/3। अब उधर आ जाओ, 40/100 इंटू 1/3, 30/100 इंटू 1/3, 20/100 इंटू 1/3 और 10/100 इंटू 1/3। बस इतना सा काम होता है और पेपर में 4 नंबर मिलते हैं। पॉइंट 2, यहाँ इसको ऐसे सॉल्व, पॉइंट 2 की बजाय हम इसको कैसे करें, 60/300, तो सबका बेस सेम रख लेते हैं। ये 60/300 आ रहा है, सो ये 1/5 बन जाता है। बाद में देखते हैं ये कितना है। ये भी 60/300, ये कितना है 40/300, ये कितना है 40/300, बाद में सबका बेस सेम कर देंगे। ये कितना है 40/300, 30/300, 20/300, 10/300, है ना। सो 30 का बेस ले लेते हैं, सो ये 1/30, ये कितना है 2/30, 3/30, 4/30, 4/30, 4/30, 6/30 और 6/30। 15 का ले सकते थे, नहीं 15 में दिक्कत आ जाएगी, बहुत है, ठीक है जैसे मर्जी कर लो।
15 का भी लेके कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो, बेस सेम रख दो बस जी। ये होता है कि जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं तो फिर वोटिंग प्रपोर्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो कुछ नहीं होता, जितना जिनका उनके पास शेयर होते हैं उसको टोटल शेयर कैपिटल इक्विटी टू प्रेफरेंस की रेशो में बांट दीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? लिख लीजिए, लिखना है तो, वैसे क्लास में किया हुआ है ये। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। मुझे ऊपर क्या करना है ही नहीं कुछ। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला अमेलगमेशन हम पहले ही कर चुके हैं और यही एक लौता अच्छा सवाल है इस आरटीपी में जो न्यू सम था, बाकी सब एम ही है। यही एक लौता अच्छा नया क्वेश्चन था जो हमने शिद्दत के साथ आपके साथ डिस्कस भी किया। ये बच्चे पुराना ही सवाल है पर चलो अब लगे हैं, आरटीपी पूरा करना ही होता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। आइए जी, बुक का ही क्वेश्चन है, रादर इंटरनल में एक ही तरह के सवाल होते हैं, आपको पता है, कुछ नया तो होता नहीं। Z लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2021। शेयर कैपिटल 5 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each फुली पेड अप, 9,000 9% 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each फुली पेड अप। रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में 10% सिक्योर्ड डिबेंचर्स, करंट लाइबिलिटीज़ में इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर, ट्रेड पेबल, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्चर्स, गुडविल, पेटेंट। तो ये गंदगी होती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री। प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर फॉर लास्ट 2 years। Mr. Y hold 60% of debentures and Mr. Z hold 40% of debentures। ये बहुत पुराना सवाल है। Moreover, 1,00,000 and 60,000 were also payable to Mr. Y and Z respectively as trade payable। सो जानकारी दी हुई है कि Y और Z के पास डिबेंचर भी हैं और ट्रेड पेबल भी हैं, इनकी सेटलमेंट कराएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के किए हुए हैं। The following scheme of reconstruction has been agreed upon and duly approved। All the equity shares to be converted into fully paid equity shares of ₹5 each। तो 10 वाले शेयर को कम करके 5 रुपये का कर दीजिए। सो अच्छे से हमें आता है ये कैसे करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, आरटीपी में कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जाता, सिर्फ क्वेश्चंस कराने होते हैं। आरटीपी वही करता है जो ऑलरेडी रिवाइज ये चैप्टर कर चुका होता है और वो हम रिवीजन क्लासेस में कर चुके हैं। द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू 50 ईच एंड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एग्री टू फॉरगो देयर एरियर्स ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स 50 रुपये का कर दो, उन्होंने प्रेफरेंस डिविडेंड छोड़ दिया है। इन कंसिडरेशन ऑफ विच 9% प्रेफरेंस शेयर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू 10% प्रेफरेंस शेयर्स। 9% प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में हम उनको 10% प्रेफरेंस शेयर्स दे देंगे। पुराना डिविडेंड उन्होंने छोड़ दिया है। सो जो डिविडेंड छोड़ दिया है उसकी तो कोई एंट्री होती नहीं है। Mr. Y and Z agree to cancel 50% each of their total debt। टोटल डेट का 50% उन्होंने छोड़ दिया, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब अगर डिबेंचर्स उनके पास हैं तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी उनका ही है। सो सारा मिला के उन्होंने 50% छोड़ दिया है। Y and Z also agree to pay 1,00,000 and 60,000 रिस्पेक्टिवली इन कैश, और पैसा उन्होंने दिया है। एंड टू रिसीव न्यू 12% डिबेंचर फॉर द बैलेंस अमाउंट। बैलेंस का कह रहे 12% डिबेंचर दे दो। अच्छे से किया हुआ है ये पॉइंट क्लास में। इसको एक एंट्री के जरिए भी कर सकते हैं, इसको 3 एंट्रीज के जरिए भी कर सकते हैं। पर्सन्स रिलेटिंग टू ट्रेड पेबल अदर देन Y एंड Z ऑल्सो एग्री टू फॉरगो देयर 50% क्लेम। Y और Z भी ट्रेड पेबल थे ना, 1,00,000 और 60,000 के। इनके अलावा बाकियों ने 50% क्लेम जो है वो फॉरगो कर दिया है। डायरेक्टर्स ऑल्सो वेव्ड 60% ऑफ देयर लोन्स एंड एक्सेप्टेड इक्विटी शेयर्स फॉर द बैलेंस। डायरेक्टर्स ने 60% लोन छोड़ दिया और बाकी उन्होंने इक्विटी शेयर्स ले लिए।
कैपिटल कमिटमेंट 3 लाख के हैं और 15,000 पेनल्टी लग गई, तो हमें पेनल्टी की एंट्री करनी पड़ेगी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, डायरेक्टर्स रिफंडेड 1 लाख ऑफ द फीस प्रीवियसली रिसीव्ड बाय देम। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड हैं 15,000। टैक्सेशन लाइबिलिटी सेटल हुई 75,000 और इमीडिएटली हमने पे भी कर दिया। एसेट्स वर रीवैल्यूड एज अंडर, बहुत बड़ा सवाल है। लैंड, प्लांट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, फिक्सचर्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, तो एसेट्स को रीवैल्यू किया गया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल द अबव मेंशन्ड ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ फॉर गुडविल, पेटेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑल्सो प्रिपेयर बैंक अकाउंट एंड रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। थैंक गॉड बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला गया है। क्योंकि इतना बड़ा सवाल है, एंट्रीज भी बहुत ज़्यादा हैं, एक बैंक अकाउंट मांग लिया गया और साथ में रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट मांगा गया। बाकी इस सवाल में और कुछ नहीं है। 3 गंदगियां हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एक गुडविल और एक पेटेंट। बहुत ही एक रूटीन क्वेश्चन है। पहले हम वो वर्किंग नोट बना लेते हैं जहां वाई और जेड के बैलेंसेस निकाल लेते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत हमें ना आए। क्वेश्चन नंबर 7, वर्किंग नोट नंबर 1, वाई जेड, अब ध्यान से, और अदर्स टोटल। क्वेश्चन कह रहा है वाई होल्ड 60% ऑफ द डिबेंचर्स। तो आपके डिबेंचर्स देखिए क्वेश्चन में कितने हैं, 10% डिबेंचर्स। टोटल डिबेंचर्स कितने के हैं, 16 लाख के। अब वाई जो है वो इसका 60% होल्ड कर रहा है, तो 16 लाख का 60% 9,60,000, और Z बाकी 40% होल्ड कर रहा है, तो Z होल्ड कर रहा है 6,40,000, मतलब अदर्स के पास कोई डिबेंचर्स है ही नहीं। अब नीचे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी है, तो अगर डिबेंचर इनके हैं तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी इसी रेशो में होगा, 60-40 की रेशो में। 1,60,000 है तो 96,000 इसका और 64,000 इसका, अदर्स नहीं है। फिर ये ट्रेड पेबल भी हैं, 1,60,000 वर ऑल्सो पेबल टू वाई एंड जेड एज ए ट्रेड पेबल। ये ट्रेड पेबल भी हैं 1,00,000 और 60,000 के। अब देखो टोटल ट्रेड पेबल जो बैलेंस शीट में दिए हुए हैं वो है 5 लाख, मतलब अदर्स के पास भी ट्रेड पेबल हैं। अदर ट्रेड पेबल्स हैं 3,40,000। ये कहानी का अनुमान लगाना ज़रूरी होता है। वाई का कितना आता है, 11,56,000 वाई के हिस्से है, 7,64,000 जेड का है और अदर्स का 3,40,000 है। जहाँ भी ये घटना घटित हो वहाँ आप ये काम ज़रूर करिएगा। तो वैसे हम ये वाई जेड की सेटलमेंट की 3 एंट्रीज भी कर सकते हैं, मैं एक ही कराऊंगा बिकॉज मैं क्लास में बताता होता हूँ। 3 भी कर सकते हैं आप, 1 भी कर सकते हैं, एक से समझ लेंगे ज़्यादा बढ़िया है। चलिए जी, जर्नल एंट्रीज करते हैं। बड़ा सा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारे एंट्रीज हैं। वैसे ये क्वेश्चन रूटीन है पर क्योंकि रिवीजन है तो हम करते ही हैं। चलिए जी, पढ़िए जी एक एक। पहला पॉइंट, इक्विटी शेयर को 5 रुपये का कर दीजिए। चलिए, एंट्रीज अच्छे से हम जानते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 डेबिट 50 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 25 लाख टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। इसमें कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन बोला है कि रिकंस्ट्रक्शन बोला है,
ऑल्सो प्रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, तो आप सिंपल आप कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन लिख लो, हमें आदत है। टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कितना, 25 लाख। बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल reduced and converted, इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड एंड कन्वर्टेड। सेकंड वो कह रहा है प्रेफरेंस शेयर को 50 का कर दो और 9% वालों को 10% प्रेफरेंस शेयर देने हैं, तो 100 का 50 आधा हो जाएगा। सो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में 100 20 लाख टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ब्रैकेट में 50 10 लाख टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 10 लाख। बीइंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड एंड कन्वर्टेड। थर्ड, चलिए जी वाई का हिसाब करते हैं। दोनों ने 50% छोड़ दिया है, वाई ने 1 लाख और दे दिया है और बाकी बैलेंस का 12% डिवेंचर लिए, तो वाई के पास जो जो था वो सब कैंसिल हो जाएगा। तो 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 9,60,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 96,000, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख। ये सब खत्म, पर उसने और भी दिया है कितना, 1 लाख रुपया उसने और दे दिया। बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख। अब देखो हमने वाई के टोटल कितने देने हैं, 9,60,000 प्लस 96,000 प्लस 2 लाख, टोटल 12,56,000 देने हैं। अब इसमें से उसने कितना छोड़ दिया, उसने आधा छोड़ दिया, तो टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट टोटल 1256 का आधा 628 तो उसने छोड़ दिया, आधा ही है। Mr. Y and Z agree to cancel 50% each of their respective total dues including interest on debentures। अब इन्होंने आई थिंक 50% इसका किया है, ये बच्चे इन्होंने गड़बड़ करी है। मिस्टर वाई, एक मिनट, 960,000 प्लस 96,000 प्लस 1 लाख डिवाइड, यस यस यस, इन्होंने यही किया है। इन्होंने इन तीनों का 50% किया है, जबकि पहले हमने ऐसे कभी भी नहीं किया है। ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था, मैं देखूं कुछ लैंग्वेज में फ़र्क तो नहीं है। देखो हर सवाल में कुछ ना कुछ मिल जाता है, हर कोई या तो ये कुछ और नया कर देते हैं या उसमें वैसे ही कुछ ना कुछ होता है। ये रहा चैप्टर है ना, सो वो देखते हैं। हाँ इस क्वेश्चन में ये पॉइंट है, नहीं इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें है मिस्टर ए इज टू कैंसल 6 लाख ऑफ हिज टोटल डेट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड टू पे 1 लाख टू द कंपनी। बच्चे हमने क्लास में जब भी किया है ना, इस 1 लाख का भी आधा छुड़वाया है, ये एक नया काम किया है इन्होंने। एंड टू रिसीव 12% डिबेंचर फॉर द बैलेंस अमाउंट, तो हम टोटल में 1 लाख भी इंक्लूड कर देते होते हैं और टोटल का 50% छुड़वाते हैं। अब इन्होंने ऐसा नहीं किया, वो कह रहे हैं ये जो 1 लाख दिया है इसका 50% नहीं छोड़ा गया। लैंग्वेज में कोई फ़र्क नहीं है, ट्रीटमेंट में फ़र्क कर दिया इन्होंने। Y and Z agree to cancel 50% each of their respective total debt including interest on debentures और also agree to pay 1,60,000 respectively in cash।
इन्होंने बच्चे इसी का ही 50% कराया है। एक काम करते हैं, स्टडी मटेरियल पे चलते हैं, देखते हैं स्टडी मटेरियल में क्या चेंज, स्टडी मटेरियल में भी चेंज किया गया है। अगर स्टडी मटेरियल में भी किया गया है तो फिर ये चेंज हमें करना पड़ेगा। देखो ना, अब हर क्वेश्चन में कुछ, क्योंकि ये अंदर जाके कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट चेंज करते रहते हैं ना, ये बताते हैं कि हमने ये चेंजेस करे हैं। तो मैं स्टडी मटेरियल पे आपके सामने ही जा रहा हूँ। जो स्टडी मटेरियल में किया होगा, अगर स्टडी मटेरियल में किया होगा तो मैं बोलूँगा क्लास क्वेश्चंस में भी चेंज कर लो फिर, क्योंकि ये तो एक इंटरप्रिटेशन है। इन्होंने इंटरप्रिटेशन चेंज कर दी कि जो नया 1 लाख लेके आया वो नहीं छोड़ा उसने, जबकि मैं तो क्लास में हमेशा यही कराया है और शुरू से इनके सजेस्टेड आंसर भी यही हैं पुराने सारे, कि टोटल का 50% छोड़ोगे, पर ऐसा नहीं है। अब देखें ज़रा, अब इन्होंने स्टडी मटेरियल में क्या किया है। सो जो इन्होंने स्टडी मटेरियल में किया होगा बच्चे, हमें वही बात माननी पड़ेगी। ये वाला सवाल हमें ढूंढना पड़ेगा जिसमें ये पॉइंट हो। इसमें है A is to cancel 2,10,000 of the total debt to bring 30,000 in cash। ए के पास 3 लाख के फर्स्ट डिवेंचर हैं, 3 लाख के सेकंड डिवेंचर है और वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है 90,000 का, तो इसी में ही चेक हो जाएगा 6,90,000। पर एक घर से कुछ लेके नहीं आया ना इसमें। टू ब्रिंग 30,000 इन कैश लेके आया है। एंड टू टेक फर्स्ट डिवेंचर इन कैंसिलेशन ऑफ दोज अर्लियर इशू फॉर 510 इन सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल हिज क्लेम। 30,000 ए लेके आया, पर किया है इन्होंने कैंसिल कितना किया है, यहाँ तो लिखा हुआ है 2,10,000 ही कैंसिल करना है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। परसेंट में होना चाहिए, फिर पंगा है, वो जाए क्वेश्चन ही ना हो कोई। जैसे 50% छोड़ा है वो होना चाहिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। वो पॉइंट भी तो होना चाहिए ना उस क्वेश्चन में। यहाँ भी टोटल लिखा है 7 लाख ऑफ हिज टोटल डेट। बच्चे वो पॉइंट स्टडी मटेरियल में है ही नहीं, यही तो समस्या है। अब बताओ क्या करें, वो पॉइंट स्टडी मटेरियल में है ही नहीं। सो मानते हुए कि आरटीपी भी स्टडी मटेरियल का पार्ट ही होता है, सो मुझे बच्चे इनकी बात अब मनवानी पड़ेगी। ये तो पंगा डाल दिया इन्होंने, क्योंकि जब क्लास में हम करते हैं तो हम टोटल डेट का 50% छोड़ते होते हैं। इन्होंने ऊपर वाले तीनों का छोड़ दिया और 1 लाख का रहने दिया। वो 1 लाख तो वो कह रहा है जी अभी लेके आया, पर पहले भी तो ऐसे ही होता था। सो पहले इनके सजेस्टेड आंसर्स अलग थे, अब हमें बच्चे इनकी बात माननी पड़ेगी। बेटर है कि आप एग्ज़ाम में भी ये करके आइए कि तीनों का 50%, जो 1 लाख नया लेके आया है उसका 50% नहीं किया इन्होंने, हमने क्लास में उसका 50% किया हुआ है। सो प्लीज़ उसको अब चेंज करिए, ठीक है। लैंग्वेज में कोई फ़र्क नहीं है, लैंग्वेज सेम ही है जो क्लास वाले क्वेश्चन की है। फिर से देख लो, ये देखो लैंग्वेज बिल्कुल सेम है कि मिस्टर ए इज टू कैंसिल 6 लाख ऑफ हिज टोटल डेट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, यहाँ भी ये लिखा है, पर एक ही फ़र्क है, एक ही फ़र्क है प्लीज़, यहाँ अमाउंट दी हुई है। ओ हो कि उसने 6 लाख छोड़ा, बी ने 3 लाख छोड़ा, जबकि आरटीपी के क्वेश्चन में 50% है ऑफ देयर रिस्पेक्टिव टोटल डेट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ओ हो, ये फ़र्क है। सो ये इन्होंने जब परसेंटेज आई है, क्योंकि जब अमाउंट दे दिया फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, फिर तो आंसर सेम ही आना है, पर जब परसेंटेज दे दिया तो क्योंकि फुल स्टॉप के बाद लिखा है कि वो नए पैसे लेके आ रहा है, तो हैंस वो एग्जिस्टिंग वाले का ही परसेंटेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो तो अगली लाइन है कि 1 लाख और 60,000 वो लेके आ रहा है। सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। आई थिंक बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ अमाउंट ही दी हुई है। हाँ, 6 लाख, 3 लाख,
दो क्वेश्चन है बुक में, दोनों में अमाउंट ही दी हुई है। पहली बार हुआ है कि परसेंटेज आया है ना। सो चलो बढ़िया हो गया। जहाँ बच्चे अमाउंट दी होती है वहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ देखिए क्या इस सवाल में भी पॉइंट था। हाँ ये देखो, मिस्टर ए इज टू कैंसिल 60 लाख ऑफ हिज टोटल डेट। हमेशा अमाउंट ही दी हुई थी, पहली बार हुआ है कि परसेंटेज आया है। यहाँ भी देखो 2,10,000 ऑफ हिज टोटल डेट, वही फ़र्क है। सो ये फिर ये मान के चल रहे हैं कि एग्जिस्टिंग डेट का 50%, ठीक है। सो ये आपको भी मानना पड़ेगा, परसेंटेज में आता है तो आपको एग्जिस्टिंग का ही 50% करना पड़ेगा। क्लियर है। सो ये ध्यान रखना, अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं आनी, परसेंटेज में आ जानी है। और बाकी को हम क्या दे रहे हैं, तो देखो इसमें भी एक नई चीज़ मिल गई हमें, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही पढ़ता हूँ मैं सिर्फ देख लेता हूँ, हाँ ये सवाल है, ठीक है करा देंगे, फिर जो सामने आता है वो देख लेते हैं। 2 दिया क्या है उनको, 12% डिबेंचर्स। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक नई चीज़ आ गई हमारे लिए। अब ये बैलेंसिंग फिगर आएगा 960 प्लस 96,000 प्लस 2 लाख माइनस 578 लेस 6,78,000। सो ये हमने एक ही एंट्री कर दी। बीइंग एज क्लेम सेटल्ड, ए है सॉरी वाई, बीइंग वाई इज क्लेम सेटल्ड। अब जेड का भी ऐसे ही करना पड़ेगा। नंबर 4, जेड के पास 10% डिबेंचर हैं 6,40,000 के, तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ये बारीकी तभी पता लगेगी जब हम क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तो लगेगा ये क्वेश्चन तो किया हुआ है। अब देखो करने तभी तो करवाते हैं हम, लिख के करवाते हैं, ये प्रैक्टिकल पेपर है। जैसे लिखना शुरू किया देखो समस्या आ गई और नई चीज समझ में आ गई कि इंस्टीट्यूट ने अजम्पशन चेंज करी है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 64,000, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट 60,000। अब ये भी लेके आया है कितना, 60,000, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। अब इन तीनों का 50%, 640 प्लस 64 प्लस 60, 3,82,000 और बाकी 12% डिबेंचर्स दे दीजिए। 12% डिबेंचर्स, बैलेंसिंग फिगर 4,42,000। बीइंग जेड्स क्लेम सेटल्ड। सो ध्यान रखिएगा बच्चे, परसेंटेज में आएगा तो अब आपको यही मानना पड़ेगा। फिर कह रहा हूँ अगर अमाउंट दी होती फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं वो अमाउंट कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में डाल देता और बाकी डिवेंचर दे देता, पर यहाँ अमाउंट नहीं दी हुई, परसेंटेज दी हुई है। आगे, बाकी ट्रेड पेबल, पर्सन्स रिलेटिंग टू ट्रेड पेबल अदर देन वाई एंड जेड ऑल्सो एग्री टू फॉरगो देयर 50% क्लेम। अब उनका क्लेम था 3,40,000, उन्होंने आधा छोड़ दिया है। क्या बाकी उनको पेमेंट हुई है? ना ना ना, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, सिर्फ यही लिखा है कि उन्होंने अपना क्लेम छोड़ दिया है। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, 3,40,000 का 50%, 1,70,000। बीइंग ट्रेड पेबल्स रिड्यूस्ड। आगे, डायरेक्टर्स ने 60% लोन छोड़ दिया है और बाकी के इक्विटी शेयर दे दिए हैं। लोन फ्रॉम डायरेक्टर है कितना, 1 लाख। सो डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, कितना लोन छोड़ा है उन्होंने, 60%, 60,000, बाकी उन्होंने शेयर ले लिए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000। बीइंग डायरेक्टर्स लोन सेटल्ड। बीइंग
डायरेक्टर्स लोन सेटल्ड। नेक्स्ट, कैपिटल कमिटमेंट 3 लाख के हैं, पर ये तो वादे होते हैं, इसका तो हमें कुछ करना नहीं होता। हाँ, पेनल्टी पे करिए 15,000 की, तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे हुई। क्या एंट्री होती है? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 बीइंग पेनल्टी पेड। नंबर 8, डायरेक्टर्स ने 1 लाख रुपया रिफंड कर दिया। पहले उनको 1 लाख रुपया मिला होगा, वो कह रहा है कंपनी की हालत ठीक नहीं है, हम रिफंड कर देते हैं, तो ये अनरिकॉर्डेड गेन है ना, तो ये भी कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये सारे पॉइंट्स किए हुए हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। 1 लाख बीइंग डायरेक्टर फीस रिसीव्ड बैक, मतलब उनको तरस आ गया कंपनी पे और उन्होंने पैसा वापस कर दिया। आगे, खर्चे पे करें जी 15,000, तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 बीइंग रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड, बीइंग रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट, टैक्सेशन लाइबिलिटी 75 पे सेटल हुई है, तो ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स बना हुआ है शायद, यस 1 लाख का, तो 75 ही पे हुए हैं। सो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक 75,000 टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 25,000 बीइंग टैक्स लाइबिलिटी सेटल्ड, बीइंग टैक्स लाइबिलिटी सेटल्ड। सारे एसेट्स को रीवैल्यू किया गया है, सबकी वैल्यू देखनी पड़ेगी। लैंड है 30 लाख की, उसकी वैल्यू बढ़ाई है, और बाकी सब की वैल्यू कम करी है। लैंड 30 को 32 किया है, बाकी सब की वैल्यू कम करी है। सो पहले लैंड को रीवैल्यू कर दें, तो लैंड पे तो गेन हुआ है। सो लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, 2 लाख से लैंड की वैल्यू बढ़ी है, बीइंग लैंड रीवैल्यूड अपवर्ड, बीइंग लैंड रीवैल्यूड अपवर्ड। अब बाकी सब की वैल्यू कम करनी है जी। सो बहुत बड़ी एंट्री होगी। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू, पहले मैं नाम लिख दूं, प्लांट एंड मशीनरी, टू इन्वेंट्री, टू ट्रेड रिसीवेबल, टू फर्नीचर, टू ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखो प्लांट कितने का है, 12.5 का, कितना करना है 6 लाख, तो 6.5 लाख से प्लांट रिड्यूस हो गया। उसके बाद फर्नीचर है 2.5 लाख का, कितना करना है 1.5 लाख, तो फर्नीचर से 1 लाख रिड्यूस हो गया। आगे उसके बाद इन्वेंट्री 7.5 लाख कर दो, इन्वेंट्री है कितने की 10 लाख का 7.5 लाख किया, तो 2.5 लाख। ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख कर दो, ट्रेड रिसीवेबल है 5 का 4 किया, तो 1 लाख। ट्रेड इन्वेस्टमेंट 5 लाख के हैं, 4.5 कर दो, तो 50,000। 6.5 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 2 50, 11,50,000 बीइंग एसेट्स
रीवैल्यूड डाउनवर्ड। तो एसेट्स का डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन किया गया है। अब लॉसेस को राइट ऑफ कर दें, पॉइंट्स तो ख़त्म हो गए सारे। 3 चीज़ें राइट ऑफ करनी है। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, एक तो डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में देखिए 14,60,000, और 2 इंटेंजिबल एसेट्स भी राइट ऑफ करने हैं। टू गुडविल 11 लाख, टू पेटेंट्स 5 लाख। सो 14,60,000 प्लस 16 लाख 30,60,000 being losses written off। बस जी, अब एक एंट्री और होती है, अगर कोई बैलेंसिंग फिगर बचे तो उसके लिए हमें कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट आप खुद बना लीजिएगा, वो कोई इतना रेलेवेंट नहीं है। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में बना रहा हूँ ताकि हमें पता लग जाए जो सवाल किया है वो सही है कि गलत है। चलिए जी, सो पहली एंट्री से स्टार्ट करते हैं। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख। फिर बाय, अब क्या लिखूं, सन्ड्रीज लिखना पड़ेगा 5,78,000, बाय वाई लिख देते हैं, बाय वाई 578, बाय जेड 382। 578 बाय जेड 382। नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, जो मर्जी लिख सकते हैं। आगे बाय ट्रेड पेबल 1,70,000, बाय ट्रेड पेबल 1,70,000। टू बाय डायरेक्टर लोन 60,000। इससे अच्छा है मैं सवाल देख के लिख लूँ, कहाँ ऊपर नीचे कर रहे हैं। डायरेक्टर लोन 60,000। उसके बाद एक कैपिटल कमिटमेंट का 15,000 पे किए। टू बैंक 15,000। एक डायरेक्टर्स ने फीस रिफंड करी है तो बाय बैंक 1 लाख। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस टू बैंक 15,000। बाय प्रोविजन फॉर टैक्स 25,000। बाय लैंड 2 लाख। अब बड़े सारे एसेट्स डाउनवर्ड है तो टू सन्ड्रीज लिख रहा हूँ, सन्ड्री एसेट्स। पेपर में हर एक का नाम अलग अलग, टू प्लांट, टू इन्वेंट्री, टू डेटर। मैं सीधा लिख रहा हूँ 11,50,000। अब लॉसेस राइट ऑफ करें, ये अलग अलग लिखने पड़ेंगे। टू पीएल 14,60,000। टू गुडविल 11 लाख। टू पेटेंट्स 5 लाख। चलिए जी, सो निकालिए जी इसका बैलेंसिंग फिगर। सो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था और उसमें एक नई चीज़ भी हमें देखने को मिल गई। अब आपको पता लग गया कि परसेंटेज के केस में वो एग्जिस्टिंग को कंसिडर नहीं कर रहा। $7,75,000 का कैपिटल रिजर्व आ रहा है। सो इसकी भी एंट्री हो जाएगी। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 7,75,000
75,000। चलिए जी, क्लियर है। सो ये ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में वो एग्जिस्टिंग को जो नया पैसा लेके आए वो कंसिडर नहीं कर रहे। अगर अमाउंट दी होती है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। ठीक है, सो ये नई चीज़ थी, ये पेपर में गलती होने वाली थी, क्योंकि हम आदत है हम क्लास में तो ध्यान नहीं देते ना, हम तो टोटल ही देते हैं। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन कितना छोड़ा, 1 लाख, और बाकी डिवेंचर दे दो, क्योंकि लिखा होता है इतना छोड़ा। अब क्योंकि परसेंटेज लिखी है तो परसेंटेज में नई अमाउंट नहीं आएगी। वो कह रहे हैं एग्जिस्टिंग का 50% छोड़ा। क्या नई की अजम्पशन लेके कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर अजम्पशन जब अजम्पशन की बात आ रही है तो फिर इंस्टीट्यूट की बात ही मानेंगे। और पहली बार कोई सवाल में परसेंटेज दिखी है तो इंस्टीट्यूट की बात मानिए। ठीक है, तो ये बढ़िया चीज़ थी, क्लियर हो गई हमें। चलिए लिखिए, पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए, सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा।